तो आज ग्रेविटेशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलिप्टिकल पाथ के बारे में डिस्कशन किया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया था हमने। कि बेसिकली जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसका पहला तो इक्वेशन क्या था, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। और ए और बी क्या थे, ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन सा था, जो जाहिर सी बात इसका लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका हमने टोटल लेंथ क्या माना था 2a, और सेमी माइनर एक्सिस उसके परपेंडिकुलर था, उसका लेंथ कितना था 2b। और ए और बी में रिलेशन देखा था हमने कि b इज इक्वल टू a इंटू √1 - e², वेयर e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है तो नीट के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगा। और फिर फर्दर हमने देखा था कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। अगर हम ए और बी को इक्वल कर दे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल, और एरिया क्या बन जाएगा, पाई a² या पाई b²। ठीक है, फिर हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो प्लैनेट होता है वो इस एलिप्स में कितने फोकस होते थे, 2, है ना। हमारा जो प्लैनेट होता है वो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस से प्रेजेंट होता है, और सैटेलाइट इस ऑर्बिट जो इलिप्टिकल पाथ होता है उस पर मूव करता रहता है। ठीक है, और हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी इसमें कि लास्ट टाइम पर कि जो हमारा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है, जब सैटेलाइट किसी भी इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में आप सोचो तो ये हमारा क्या हो गया, प्लैनेट हो गया, और सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पर, वो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर सेंटर से देखें हम, ये हमारा कुछ फोकस हो गया, और ये हमारा कुछ इलिप्टिकल पाथ ऐसे मैं बना देता हूं। ये हमारा प्लैनेट हो गया यहाँ पर, और सैटेलाइट इस पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है। इस पॉइंट को हमने बोला था पेरिजी, पास वाले पॉइंट को क्या बोला था, पेरिजी, और इस जो दूर वाला पॉइंट था इसे क्या बोला था, एपोजी। और इस पॉइंट पर स्पीड मान लो, अगर हमने मान ली v1, और इस पॉइंट पर स्पीड एज्यूम कर ली v2। यहां से ये प्लैनेट हो गया अपना, प्लैनेट से पेरिजी की जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो कितनी मानी थी, a इंटू 1 - e, और ये वाली डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम की थी, यहां से यहां तक की a इंटू 1 + ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली जो हमारी सैटेलाइट है जो यहाँ पर ये मूव कर रही है, तो ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल भी कितना है 90। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट होगा वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि इस पर टॉर्क क्या है, 0। आप देखो तो इस सैटेलाइट पर हमेशा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर हम प्लैनेट के रिस्पेक्ट में इस सैटेलाइट पर टॉर्क देखेंगे तो 0 आएगा। क्यों? टॉर्क क्या होता था, R×F। अगर आप आर वेक्टर देखेंगे तो आर वेक्टर तो ये रहा। अगर मैं इस समय आर वेक्टर पूछूं तो आप बोलोगे सर आर वेक्टर तो ये हो जाएगा ऐसे, और फोर्स लग रहा है इधर, तो आर और एफ में एंगल हो गया 180 डिग्री, और 180 कितना होता है, साइन 180 क्या होता है, 0। तो टॉर्क होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, तो साइन 180 रखोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। टॉर्क 0 हो गया, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, dl वेक्टर बाई dt। अब अगर टॉर्क 0 है तो जो dl बाई dt को हम क्या लिख पाएंगे, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? और एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, mrv और इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड v। ठीक है यहाँ तक? ओके। और साथ ही साथ हमने लास्ट में भी ये बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सैटेलाइट के केस में एक और स्टार मार्क करो आप, जो बेसिकली एनर्जी है वो भी तो कंजर्व है। रियलिटी में जब ये सैटेलाइट इसके बहुत पास में है, तो मैं आपसे पूछूं, प्लैनेट का कुछ मास होगा और सैटेलाइट का कुछ मास होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आप बोलोगे मान लो प्लैनेट का मास मैं मान लेता हूँ mp, और सैटेलाइट का मास मान लेते हैं स्मॉल ms। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि आप स्टार मार्क करके नोट करो जैसे, तो आप लिखना है इसमें कि इन केस ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट एट इलिप्टिकल पाथ टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो चीजें कंजर्व हैं, कौन कौन सी, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और दूसरा टोटल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, यहां तक की बात है? ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -g mp इंटू ms अपॉन a इंटू 1 - e प्लस
हाफ ऑफ एम एस इंटू वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम पी इंटू एम एस अपॉन ए इंटू वन प्लस ई प्लस हाफ एम एस इंटू वी टू स्क्वायर। ये इक्वेशन वैलिड। ये कौन सी इक्वेशन आप ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी की है। इस पॉइंट पर मैंने इनिशियल पॉइंट मान ली तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ जी एम पी इंटू एम एस बाय दिस डिस्टेंस, ये लिख दिया हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, दूसरा इस इक्वेशन को बना दो आप इक्वेशन वन, और एक इक्वेशन में लास्ट पे भी लिखी थी, वो इक्वेशन क्या थी उसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। वो इक्वेशन थी हमारी लिखिंग एंगुलर मोमेंटम। इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, ध्यान समझना, इस पॉइंट पर आप लिखोगे एम आर कितना ए इंटू वन माइनस ई इंटू वी वन, इट विल बी इक्वल टू एम एस इंटू वी टू ए वन प्लस ई। ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, v1 और v2। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सॉल्व कर रखा है। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो उससे आपको v1 और v2 के वैल्यू मिल गए। अब खुद सोचो कि कौन से वैल्यू ज्यादा होगा, v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। जो v1 का वैल्यू आया इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो v1 आया अंडर रूट ऑफ जी एम पी बाई ए वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, एंड v2 आया अंडर रूट ऑफ जी एम पी बाई ए वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है और आपको याद रहेगा। अब आप ध्यान सोचो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, कि ये वन प्लस ई में वन माइनस ई का डिवाइड कर रहे हो, जाहिर सी बात है v1 का वैल्यू ज़्यादा रहा होगा। और ये कॉमन सेंस भी कहता है कि हाँ v1 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान समझे। क्या चीज़ कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एम आर वी। अब एम एस तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ध्यान से देखें यहाँ से, तो एम एस कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये क्वांटिटी में a इंटू वन माइनस ई और यहाँ देखो a इंटू वन प्लस ई, कौन सा वैल्यू ज़्यादा आएगा, कि जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड वाला वैल्यू ज़्यादा आएगा। ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, और v1 का ऐसे में प्रोडक्ट करो और v2 का ऐसे में प्रोडक्ट करो तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा रहा होगा। अगर ये वैल्यू, आप ध्यान समझो, हमें क्या पॉइंट पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, क्यों v1 इज ग्रेटर देन v2, ये कैसे है। v1 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो अपना r है इसे r1 बोल देता हूँ कुछ देर के लिए, इसे r1 बोल दिया और इसे बोल दिया r2। आप ध्यान से तो r1 और r2 में कौन ज़्यादा है, क्या r2 ज़्यादा है, r2 इज ग्रेटर देन r1। और हमें पता है कि ms v1 r1 इज इक्वल टू ms v2 r2। अब ms तो कैंसल आउट हो गया, और ये r2 ज़्यादा है और r1 कम है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल लाने हैं। तो इसका मतलब क्या ज़्यादा होना चाहिए, v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, जो कि यहाँ पर फॉर्मूले से भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो स्क्रीन स्टॉप करके दो नोट कर लो। तो हमारे लिए काम की बात क्या थी, काम की बात इस पूरे मतलब इस सैटेलाइट के इलेक्ट्रिकल पाथ में दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और दूसरा हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, और एंगुलर मोमेंटम तो आपको पहले से पता है, वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से आपको v1 v2 के ये वैल्यू मिलती है। ये वैल्यूज आपको याद रखें। ठीक है, आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग नोट करो, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। थ्योरेटिकली अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दो अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो सब्जेक्टिव में आए हुए थे। केपलर्स लॉ, बेसिकली केपलर के 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ बहुत सिंपल है, जो हमारे लिए काम का है, जिस पे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन IIT 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो है सेकंड लॉ, है ना। तो हम पढ़ेंगे तीनों लॉ, बट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, सेकंड लॉ, तो आप उस पर स्टार मार्क कर लेना।
तो केपलर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक सबसे पहले आप नोट करो फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट मूव एट एन इलिप्टिकल पाथ, सॉरी all the satellite move at elliptical path and sun is present at the one of the focus। ये फर्स्ट लॉ जो कि हम पहले से जानते हैं कि हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो हमारा सन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किसी भी एक फोकस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ सिंपल से, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए। सेकेंड लॉ नोट करो और उस पर स्टार मार्क करो। एरियल स्पीड होनी चाहिए, एरियल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट, एक लाइन छोड़ के नोट करना, और वी कैन से एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट एट द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट तरीका में सेकंड लॉ क्या होता था, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट एट द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको ध्यान समझना, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपना। अभी चीज़ क्या कह रही है कि हमारा इलेप्टिकल पाथ हो गया बेसिकली ऐसे, ये हमारा कौन हो गया, प्लैनेट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है ऐसे। ठीक, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो प्लैनेट था, सॉरी सैटेलाइट था, वो यहाँ कहीं था सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की स्पीड कुछ v है, थोड़े से टाइम इंटरवल dt में ये स्पीड देखो, क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी इस पूरे इलिप्टिकल पाथ में। अब ध्यान समझो, इलिप्टिकल पाथ में रेडियस हर जगह क्या हो रही है, चेंज, और हमें कंजर्व क्या रखना है, mrv साइन थीटा कंजर्व रखना है। तो अगर r चेंज हो रहा है तो v हमेशा चेंज होगा इलिप्टिकल पाथ में, ये हमेशा ध्यान रखना। बट थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए dt टाइम में ये कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ यहाँ पहुंच जाएगा dt टाइम में, तो उस टाइम के लिए हमने स्पीड क्या मान ली, कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल पाथ में सैटेलाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, वेरिएबल, पक्का वेरिएबल होती है क्योंकि r वेरिएबल होता है, बट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल यू विल कंसीडर इट एज अ कांस्टेंट। ठीक, सो जो dt टाइम में इस सैटेलाइट ने हमारा जो हमारा सेकंड लॉ था केपलर का, वो क्या बोलता है, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट, ये हमारी सैटेलाइट, इसने जितना एरिया स्वेप्ट किया किस पर, प्लैनेट पर, वो हमेशा क्या रहता है, टाइम के साथ कांस्टेंट। तो हमने देखा, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूं, तो इसका कुछ सिनेरियो ऐसा होगा, ये अपना ऐसे बना हुआ है, ये वाला लाइन मैंने ऐसे बना दिया, और ये ऐसे, और ये जो ऐसे रिवॉल्व किया, इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक, आपसे जो dt टाइम में कितना चल जाएगा, ये अगर एक स्पीड कांस्टेंट मान ली जाए v, तो dt टाइम में कितना ट्रेवल कर जाएगा, v dt। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये वाली लेंथ जो आएगी वो लेंथ आ जाएगी v इंटू dt। ठीक है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, इस तरह से, और इस एंगल को हमने एज्यूम कर लिया थीटा। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में, और एरिया कौन सा अपना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके ये, इस एरिया को हमने नाम दे दिया dA, वो हम बाद में लिख देंगे, तो यह साइड में कहीं लिख देते हैं। इस ट्राइंगल के एरिया को हमने नाम दे दिया dA, तो dA क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा हाफ इंटू, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये चीज़ क्या हो गई r, और ये क्या बना दिया हमने h। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में mrv में क्या होता, r क्या चीज़ होता था, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस प्लैनेट से जहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी r, और ये डिस्टेंस क्या हो गई v dt, और इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे क्या नाम दे दिया h। तो सोचो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग dA अपॉन dt, क्यों बोल रहा हूँ dA अपॉन dt, एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से एरिया स्वेप्ट बाय द
सैटेलाइट एट द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि dA अपॉन dt विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। प्रूफ समझ में आया क्या करना है? ओके तो ये dA तो हमने निकाल लिया। अब इस चीज में आप ध्यान से देखो, अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखें यहाँ पर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा। आर क्या है? ये, और v कहाँ है? उन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 180 माइनस थीटा। तो अगर इसमें हम साइन 180 माइनस थीटा अप्लाई करें, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये चीज h हो गई, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? v dt। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू होगा v dt साइन थीटा। तो h का वैल्यू ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर dA देखो, तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर इंटू एच। एच का वैल्यू ये रहा v dt साइन थीटा। dt को इधर ले आओ तो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू आर वी साइन थीटा बाई 2। इसमें मास ऑफ द सैटेलाइट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ऐसा हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है? एम आर वी साइन थीटा, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एल बाई 2ms। आप ध्यान से देखो डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू कांस्टेंट प्रूव कर दिया आपने एक तरह से। क्यों? क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और 2 और ms मास ऑफ द सैटेलाइट तो कांस्टेंट है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? L अपॉन 2ms। ये चीज क्या है? कांस्टेंट, मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट एट द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। बट बस यही हमारा क्या था? सेकंड लॉ। याद क्या रखना है इसमें? dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू L अपॉन 2 इंटू ms, वेयर ms इज द मास ऑफ द सैटेलाइट और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो आप, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो सेकंड लॉ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड लॉ में उन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछा? IIT JEE ने, ऐसा अपना इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया ये। और हमारा प्लैनेट जो है वो यहाँ कहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर सैटेलाइट था, ये पॉइंट लिया A, और दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये ले B। एक पॉइंट लिया यहाँ पर C और यहाँ पर ले लिया D, ठीक है। A से B तक में जाने में जो टाइम लगा उसे बोल दिया T1, और C से D तक जाने में जो टाइम लगा उसे बोल दिया T2। और बोला गया फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। एंड T1 T2 क्या है? A से B तक जाने में जो टाइम लिया सैटेलाइट ने और C से D तक जाने में जो टाइम लिया दैट इज T2। तो बोला गया T1 इज इक्वल टू T2, T1 लेस देन T2, T1 ग्रेटर देन T2 एंड D नन ऑफ दीज, ठीक, ओके। अब लॉजिकली सोचो क्या आंसर आना चाहिए, पहले स्क्रीन शॉट करके खुद नोट करो, फिर सेकंड लॉ को एक बार रीड करना, फिर आप इस पर कमेंट करना। क्या बोला था? एरिया स्वेप्ट, ऐसे तो लग रहा है वो T1 इज इक्वल टू T2 है ना, बट ऐसा है नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्या बोला था उसने? एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट एट द प्लैनेट। तो जब हमारी सैटेलाइट A पर थी, A से B पे गई, तो आप ये देखो उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, लेकिन किस पर? प्लैनेट पर। तो आप लॉजिकली सोचो, तो ये जो एरिया है, ये एरिया स्वेप्ट हुआ कहाँ पर? ये अपना है ना प्लैनेट यहाँ पर। तो ये एरिया स्वेप्ट किया किस टाइम में? T1 टाइम। दूसरा कौन सा एरिया बना? यहाँ से लेके
ये एरिया आप देखकर इजीली बता सकते हो क्या ये वाला एरिया ज़्यादा है, और अगर ये वाला हमें कांस्टेंट क्या चीज रखनी है, dA अपॉन dt इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर। तो dA अपॉन dt किसका एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया? तो ये एरिया अगर ज़्यादा है और dA अपॉन dt कांस्टेंट रखना है, तो सोचो ये एरिया अपॉन दिस टाइम और ये एरिया अपॉन दिस टाइम इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर ये एरिया ज़्यादा है तो इसमें लिया गया टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये और ये एरियल वेलोसिटी कैसी आ पाएगी, कांस्टेंट, मतलब T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो स्क्रीनशॉट वगैरह से नोट करो, फिर आगे टर्म पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक।